दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम एक जो है साइंस के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट जो है आपकी आगामी परीक्षाएं, चाहे दोस्तों आप MP पुलिस, MP SI, SSC, रेलवे और दोस्तों किसी भी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी बहुत ही रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं साइंस की प्रश्नोत्तरी को। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी को बिना देरी किए। दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सैद्धांतिक भौतिकी में अपने कामों के लिए, विशेष रूप से प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, द लॉ ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। दोस्तों बताना था द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दोस्तों बताना है किसको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। थॉमस एडिसन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, अल्बर्ट आइंस्टीन और दोस्तों निकोला टेस्ला। तो दोस्तों जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन को। दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव संबंधी नियम के लिए दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद दोस्तों दूसरा प्रश्न पूछा गया, धनात्मक त्वरण का अर्थ बताना है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों धनात्मक त्वरण में। पहला दिया दोस्तों वस्तु का वेग क्या होता है, कम होता है। वस्तु का वेग स्थिर होता है, वस्तु का वेग बढ़ जाता है और वस्तु का वेग दोस्तों शून्य है। तो दोस्तों बताना धनात्मक त्वरण का जो अर्थ बताना है। दोस्तों धनात्मक त्वरण का अर्थ होता है वस्तु के वेग में समय के साथ साथ क्या होता है, वृद्धि होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है C, वस्तु का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है समय के साथ साथ। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न पूछा गया है, यदि F बराबर 0 तो दोस्तों किया गया कार्य बताना कितना होगा। तो दोस्तों कार्य का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है W इक्वल टू होता है F/d। दोस्तों आप इसका सूत्र याद रखें, W इक्वल टू होता है F/d। वर्क इक्वल टू होता है दोस्तों फोर्स इंटू डिस्टेंस। दोस्तों अगर इसमें हमें दिया गया है F इक्वल टू 0 दिया है तो दोस्तों F की जगह 0 रखेंगे इंटू D। तो दोस्तों 0 का किसी भी संख्या में मल्टी करेंगे तो 0 आएगा। तो दोस्तों किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। तो दोस्तों जब बल का मान 0 होता है, F फोर्स 0 होता है, तो किया गया कार्य भी क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न देखते हैं, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। बताना दोस्तों पहाड़ों पर पानी बताना किस तापमान पर उबलने लगता है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, तीसरा दिया दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस पर और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि पता है कि पहाड़ों पर जो ऊपर जाने पर वायु दाब का मान कम हो जाता है और दोस्तों वायु दाब में कम हो जाने से क्वथनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इससे दोस्तों जो पानी है 100 डिग्री सेल्सियस से दोस्तों कम ताप पर जो है क्या होता है, उबलने लगता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 100 डिग्री सेल्सियस। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर दोस्तों क्या होता है, उबलने लगता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ये, क्योंकि दोस्तों ऊपर जाने पर वायु दाब में कमी हो जाती है। इसके बाद दोस्तों 5वां प्रश्न पूछा गया, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्ता केंद्र दोस्तों C और उसके फोकस F के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। छवि का निर्माण कहाँ होगा, फोकस पर, वक्ता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित बिंदु पर, वक्ता केंद्र से परे किसी बिंदु पर और वक्ता केंद्र पर। तो दोस्तों वस्तु को फोकस, वक्ता केंद्र C और फोकस के बीच रखा गया है। तो जो प्रतिबिंब का जो दोस्तों निर्माण होगा वो होगा वक्ता केंद्र से परे किसी बिंदु पर, दूसरे बिंदु पर, वक्ता केंद्र से दूर किसी बिंदु पर इसका दोस्तों छवि का निर्माण होगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न का 6वां देखते हैं क्या पूछा है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है। दोस्तों बताना कौन सा यंत्र है जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर, थर्मल इफेक्ट पर के अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है। इलेक्ट्रिक प्लेट आयरन, इलेक्ट्रिक केटली, इलेक्ट्रिक घंटी और दोस्तों इलेक्ट्रिक टोस्टर। तो दोस्तों जो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर जो अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है दोस्तों वो है इलेक्ट्रिक घंटी। दोस्तों इलेक्ट्रिक जो घंटी है दोस्तों ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, मैग्नेटिक इफेक्ट पर आधारित है इलेक्ट्रिक घंटी। बाकी दोस्तों तीनों जो है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7वां देखते हैं। 7वें में क्या पूछा गया है,
सातवां पूछा कि दोस्तों स्रव आवृत्तियों का आवृत्ति परास बताना है। दोस्तों स्रव आवृत्ति होती है, इनका दोस्तों जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर दोस्तों 20,000 किलो हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और दोस्तों इसके 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच इनकी आवृत्ति परास होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों बी है। जो स्रव जो आवृत्ति होती है उनका परास दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8वां देखते हैं। 8वें में क्या पूछा गया? 8वें पूछा गया एल कक्ष में रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालना है। तो दोस्तों किसी भी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है उसका दोस्तों फार्मूला होता है, कक्ष में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है दोस्तों 2n²। तो इससे दोस्तों इस सूत्र की सहायता से इलेक्ट्रॉन की, तो दोस्तों n की जगह 1 रखेंगे तो दोस्तों k उपकोष में जो इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 होगी, n की जगह 2 रखेंगे तो दोस्तों l उपकोष में 8 होंगे, n की जगह 3 रखेंगे दोस्तों तो m की जगह होगा 18 और n की जगह दोस्तों 4 रखेंगे तो n उपकोष में इलेक्ट्रॉन संख्या 32 होगी। इस तरह दोस्तों 2, 8, 18, 32 के उपकोष में 2, l में दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए 8। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। 9वें में क्या पूछा गया? खाली स्थान का उपयोग कर दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद किया जा सकता है। दोस्तों बताना है दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल की पहचान कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों सार्वत्रिक सूचक का उपयोग किया जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर का। इसकी सहायता से दोस्तों हम दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद कर सकते हैं आसानी से। मेंडेलिव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके किस आधार पर रखा गया है दोस्तों? तो जो मेंडेलिव की आवर्त सारणी है दोस्तों उसमें तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा गया है। तो जबकि दोस्तों जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें दोस्तों परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। तो दोस्तों चूँकि मेंडेलिव की आवर्त सारणी है इसमें तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 11 पूछा गया निम्नलिखित में से दोस्तों बताना कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया है। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड आफ्टर एक्शन बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड आफ्टर एक्शन लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, मीथेन प्लस ऑक्सीजन आफ्टर एक्शन कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, कैल्शियम कार्बोनेट आफ्टर एक्शन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों बताना इसमें कौन सी जो है क्रिया जो है अवक्षेपण अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों इसमें जो है ए नंबर अभिक्रिया जो है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये दोस्तों सफ़ेद अवक्षेप देता है, इसलिए दोस्तों ये क्रिया जो है अवक्षेपण अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 देखते हैं। किसी मिश्र धातु की एक धातु मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी। दोस्तों बताना कौन सी धातु है। दोस्तों मरकरी जो है जो होती है दोस्तों ये अमलगम बनाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए अमलगम। दोस्तों अमलगम का उपयोग दोस्तों दंत चिकित्सा में किया जाता है और इसका उपयोग दोस्तों दांतों को भरने में किया जाता है अमलगम का उपयोग। तो दोस्तों किसी मिश्र धातु की एक धातु मरकरी है तो वो धातु अमलगम कहलाती है और इसका उपयोग दंत चिकित्सा में दोस्तों दांतों में भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र क्या है दोस्तों? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का CnH2n+1 CnH2n+2 CnH2n-1 CnH2n-2। तो दोस्तों जो इस संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र बताना है तो दोस्तों इसका समान सूत्र होता है CnH2n+2। ये दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन का समान सूत्र होता है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। दोस्तों हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दोस्तों समान सूत्र ये होता है, इसको आप याद रखेंगे। और दोस्तों एल्काइन में जो दोस्तों सूत्र होता है CnH2n-2 होता है, इसको भी आप याद रखें। निम्नलिखित में से कौन सा रेशा सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों जो इसमें जो रेशम होता है दोस्तों वो जो है सबसे मजबूत प्राकृतिक रेशे के रूप में जाना जाता है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। 15वां में क्या पूछा गया? दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी पर क्लिक करना ना भूलें। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। गैसोहाल एक मिश्रण है, दोस्तों बताना है गैसोलीन और मीथेनॉल का, गैसोलीन और एथेनॉल का, गैसोलीन और प्रोपेनॉल का और मीथेनॉल और एथेनॉल का। तो दोस्तों जो गैसोहाल जो दोस्तों एक मिश्रण है, ये गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण होता है। इसका दोस्तों राइट आंसर दोस्तों बी है, गैसोलीन और एथेनॉल C2H5OH इन दोनों का मिश्रण दोस्तों गैसोहाल कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक को दोस्तों बताना, जीव विज्ञान के जनक कौन है?
तो दोस्तों फादर ऑफ बायोलॉजी, तो दोस्तों जीव विज्ञान के जनक हैं दोस्तों, उसको आप याद रखेंगे, अरस्तु जो है जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17वां पूछा है, ऊतक जो है एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं को उत्पादन करता है। तो दोस्तों बताना है कौन सा ऐसा ऊतक है जो दोस्तों नई कोशिकाओं को क्या करता है, कोशिका विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाओं को उत्पादन करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है विभज्योतिक ऊतक, विभज्योतिक या मेरिस्टेमेटिक ऊतक दोस्तों इनको एक नई कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला बताना ऊतक कौन कहलाता है। तो वो दोस्तों बताना जो मांसपेशियों को मसल्स को बोन से जोड़ता है उस ऊतक का दोस्तों हमें नाम बताना है। तो दोस्तों उस ऊतक को कंडारा कहा जाता है और दोस्तों इसका जो है टेंडन, अंग्रेजी में टेंडन भी कहते हैं। ये दोस्तों संयोजी ऊतक का कार्य, संयोजी ऊतक होता है जो मांसपेशियों को मसल्स को बोन से जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 में बहुत ही IMP क्वेश्चन है और दोस्तों पिछली बार SSC में पूछा गया प्रश्न है, SSC CGL में पूछा गया प्रश्न है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन सी। तो दोस्तों जो बताना विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है रेटिनॉल दोस्तों, और विटामिन जो बी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है थायमीन। विटामिन जो डी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है दोस्तों टोकोफेरॉल। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 20 में पूछे थे, एनाफ्लीज मच्छर कौन से जो है दोस्तों बताता है कौन सा वेक्टर वहन करते हैं। मतलब एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों बताना है, मलेरिया, फाइलेरिया और डेंगू। दोस्तों डेंगू जो होता है वो एंडीज मच्छर के काटने से होता है, जबकि मलेरिया और फाइलेरिया ये दोनों रोग दोस्तों एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। तो दोस्तों इसमें ए बी दोनों सही हैं, इस हिसाब से दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सी होगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 21 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों बताना नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो दोस्तों कौन सा बताना नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो दोस्तों इसमें जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो दोस्तों राइजोबियम कुल के जीवाणु होते हैं, वो दोस्तों इनको राइजोबियम कुल के जीवाणु होते हैं जो नाइट्रो फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं। जैविक पर्यावरण में शामिल होता है दोस्तों बताना है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जैविक पर्यावरण में उत्पादक भी आता है, इसमें अंतर्गत हरे पौधे आते हैं, उपभोक्ता और अपघटक तीनों दोस्तों आते हैं, इसलिए दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 23 में देखते हैं, 23 में क्या पूछा है, जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का तात्पर्य क्या है। बैक्टीरिया का तकनीकी अध्ययन, शरीर में रसायनों का तकनीकी अध्ययन, मानव शरीर रचना विज्ञान के क्षेत्र में तकनीक का इंजन और औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है औद्योगिक प्रक्रियाओं में सजीवों का उपयोग। ये दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी का दोस्तों संबंधित से। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है। तो दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने जो प्रथम दोस्तों कंप्यूटर डिजाइन किया था उसे दोस्तों बेसिलिस्क इंजन, एनालिटिकल इंजन के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। इसके बाद दोस्तों अंतिम प्रश्न देखते हैं आज का। इसमें पूछा है कि किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन दोस्तों कहाँ पर दिखाई देते हैं दोस्तों, ये बताना हमें दोस्तों पीसी में। तो दोस्तों टाइटल बार पर देखते हैं, मेनू बार पर देखते हैं, स्टेटस बार पर देखते हैं या रूरल बार पर। तो दोस्तों बताना पीसी पर ये दोस्तों मैक्सिमाइज, बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन दोस्तों कहाँ पर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये दिखाई देते हैं हमारे टाइटल बार पर। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। आई होप कि दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे। और दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों आपको एक सब्सक्राइब और लाइक हमें एक नया मोटिवेशन देता है। हमें आपके लिए इसी तरह दोस्तों नए नए वीडियो लेकर आते रहते हैं। आप हमसे जुड़ें और प्लेलिस्ट पर जाकर के वीडियो को देखें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।